हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो। और कल तक हम लोगों ने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी यानी कप्पा और एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किसी को कॉन्सेंट्रेशन किसी को डाइल्यूट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, या फिर किसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपने आपके पास एक बीकर है, इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और इस इलेक्ट्रोलाइट में 4 पॉजिटिव आयन है और 4 ही नेगेटिव आयन है। सपोज एक टाइम पे इसका जो वॉल्यूम था वो 1 लीटर था। कितना था? 1 लीटर। तो तब इसमें कितने आयन्स थे? 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, मतलब 8 आयन्स थे। अब आपने क्या किया, 2 लीटर इसका वॉल्यूम कितना कर दिया? 2 लीटर, तो नंबर ऑफ आयन सेम रहे। अब जब 2 लीटर बना दिया आपने सॉल्यूशन, तो उसमें से जब आप 1 लीटर निकालोगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो 1 लीटर में 4 आयन्स हो जाएंगे, है ना। 1 लीटर में कितने आयन्स हो जाएंगे? 4। तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए होता है लेमडा एम इक्वल कप्पा अपॉन सी। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, जिसे मोल पर वॉल्यूम में डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हमें सी का 1 मोल ही लेना है। सी इक्वल क्या कर देना है? 1 मोल। तो लेमडा एम इक्वल हो जाएगा कप्पा अपॉन 1। यहाँ सी अपॉन वी होता वैसे, तो वी आपका इधर चला गया ऊपर, तो यहाँ लेमडा एम इक्वल क्या हो जाएगा आपका? कप्पा इनटू वॉल्यूम। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं मोल के टर्म्स में। ये आपका दूसरा बीकर है, यहाँ पे आपने फिर से इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेने के बाद ये आप इसमें मान लिया 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हैं। तो यहाँ देखिए, जब 1 लीटर था तो 1 मोल था, सोल्यूशन को हमने 2 लीटर कर दिया तो कितना हो गया? 1 मोल, है ना। तो नंबर ऑफ मोल तो सेम रहे, लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। अब यहाँ देखिए कॉन्सेंट्रेशन इसकी घट गई, है ना। 1 लीटर में जब 1 मोल था तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, लेकिन 2 लीटर में कितने मोल हो गए? 1 मोल ही रहा, लेकिन वॉल्यूम आपका 1 लीटर से कितना हो गया? 2 लीटर। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी कब होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग ये देखिए लेमडा नॉट एम से डिनोट करते हैं। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को पढ़ने से पहले हमें ये 2 तरह से पढ़ना पड़ेगा। पहला होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दूसरा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थोड़ी देर के लिए मान लो, यहाँ देखिए NaCl ले लिया आपने, जो 100% डिसोसिएट हो गया। अब जब 100% डिसोसिएट हो गया तो उसमें अल्फा यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हमने एक ग्राफ बनाया मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस। ठीक है। तो हमने पहली बार क्या किया, यहाँ देखिए जैसे जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है कंडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। जैसे और देखिए यहाँ मान लीजिए इतना, तो हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बिल्कुल डाइल्यूट नहीं कर सकते, 0 पे तो नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसको इस जगह पे जोड़ देते हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिली है, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, जिस जगह पे ये वाई एक्सिस को काटेगी उसी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल एम एक्स प्लस सी होता है। हमने लिख लिया c प्लस एम एक्स। तो y इक्वल क्या है? ये लेमडा एम आपका y एक्सिस पे है, इक्वल हो जाएगा लेमडा नॉट एम
सी क्या होता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यही तो होगा जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम क्या है? ये ऊपर लिखा होगा कहीं पे। लैम्डा नॉट एम क्या था? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसके बाद में ए को भी बताते हैं क्या होता है, और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एक्स। ठीक है। एम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में एम वही 2,1 0,1 है ना। तो अगर NaCl के लिए देखते हैं ए की वैल्यू, तो Na का एक Na जब इसको डिसोसिएट करोगे Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अब इसमें एक एक ही तो आयन बन रहा है, एक एक आयन बन रहा है, मतलब 1-1 वाला हो गया ये। MgCl2 देखो तो 2-1 का हो गया ये, है ना। और MgSO4 देखो 2-2 का हो गया। तो ए की वैल्यू जो है इस पे डिपेंड करेगी डिसोसिएशन पे। ठीक। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने एक एग्जांपल ले लिया एसिटिक एसिड का, डिसोसिएट करवाते हैं तो बनता है एसीटेट आयन और H पॉजिटिव। अब इसको हम आपसे कहें कि इसको आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपने 11th में पढ़ा होगा, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा होगा। अब हम आपसे ये नहीं कहेंगे उसको दोबारा से पढ़ो, देख लो यहीं पे हम करवाए दे रहे हैं। जब इनिशियल वॉल्यूम इसका, जब हमने 1 मोल लिया, रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, तो इसका 0 बना, इसका भी 0 बना। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गया तो इसका अल्फा बना, इसका भी अल्फा बना। ठीक। तो जब अल्फा अल्फा बना तो हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? के इक्वल हो जाएगा अल्फा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है। आप समझने की बात है, ये हमारा है एसिटिक एसिड के लिए। अगर इसकी जगह पे हम कुछ और ले लेते, कुछ दूसरा ले लें, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन जब बदलेगी तो हम इसमें सब में सी आगे यूज कर लेते हैं, सी इंटू 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा। तो यहाँ पे जब सी की वैल्यू, सी अल्फा जोड़ते हैं, रखते हैं वैल्यू, तो नीचे भी एक सी आएगा, ऊपर सी स्क्वायर आएगा। तो सी से सी स्क्वायर कट गया, आपकी जो वैल्यू आएगी के ए की वो क्या आएगी? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ देख लो अल्फा जो है वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ अल्फा 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम इसको 1 ही मान लेते हैं। कितना मान लेंगे? 1। ठीक है। तो के ए इक्वल हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट के ए अपॉन सी। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो अल्फा है वो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। जो लिमिटिंग कंडक्टिविटी होती है वो कॉन्सेंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। यानी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगी, और अगर आप कंडक्टिविटी घटाएंगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है। तो वहाँ आपने मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग कंडक्टिविटी में ये अंतर देख लिया। इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ आप देखिए, यही पुराना काम। तो ये जो ग्राफ यहाँ से शुरू होता है और ये कुछ इस तरह से जाएगा, जब इस तरह से जाएगा इस लाइन को ये कहीं पर भी नहीं काटेगा। तो ये हो गया इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। ठीक है। इसी के साथ एक आता है कॉलरेस लॉ। कॉलरेस लॉ होता है, इसने बताया KCl और NaCl को इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl किसके इक्वल आई? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KBr माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr। और यही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ki माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो K और N है वो सेम रह रहा है, केवल नेगेटिव चार्ज बदल रहा है। अभी इसका क्या मतलब बनेगा वो अभी आपको समझा रहे हैं। तो कॉलरॉस ने बताया
अगर हम NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, यानी जो आयोन्स बनेंगे उनकी दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को हमें ऐड कर देना है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इक्वल होता है लेमडा m अपॉन लेमडा नॉट m, यानी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो के ए इक्वल क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ हम लोग अल्फा की वैल्यू रख देंगे। जैसे ही अल्फा की वैल्यू रखी तो सी लेमडा स्क्वायर एम अपॉन लेमडा नॉट एम, यानी सी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ब्रैकेट 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आप देखेंगे के ए आएगा, वो आएगा सी लेमडा स्क्वायर एम अपॉन लेमडा नॉट एम, यानी कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ब्रैकेट में लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी। इतना आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमको ये फार्मूला मिल गया। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है, इसको यहाँ लेमडा ही कर लो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। लेमडा नॉट एम यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl KCl एंड ये क्या है आप बताइए। ये है सोडियम एसीटेट, क्या है, सोडियम एसीटेट। आर आपको तीनों की वैल्यू दे देगी 126.4, 425.9 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट लेमडा नॉट एम फॉर, ये क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए हमें लेमडा नॉट एम की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू हमने एज इट इज लिख ली। निकालना क्या है, लेमडा नॉट एम फॉर CH3COOH। अब आपको रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, लेमडा नॉट एम CH3COOH का जब डिसोसिएशन करवाएंगे, ये कॉलरेस रूल हमें बताता है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करें, तो यहाँ हमें CH3 और H पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ अगर हम लोग NaCl का कोई रोल करते हैं, NaCl की हमें ज़रूरत होगी नहीं, है ना। तो ज़रूरत किस किस की है, यहाँ CH3 की ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत है, H पॉजिटिव की, है ना। तो इन दोनों को ही ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए कैसे लेंगे इनको, तो लिखते हैं हम लोग CH3 का यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। HCl वाला आपको देखा था, सॉरी यहाँ आप थोड़ा सा इसमें चेंज कीजिए, यहाँ पे HCl है, क्या है, न्यूमेरिकल में सही कर लीजिए, HCl है। तो अब ठीक है, तो HCl का कर लिया, यानी हमने क्या किया, ये दोनों नीचे वाले टर्म्स को डिसोसिएट करने के बाद ऐड कर दिया, और जो आया उसमें से इसको NaCl वाली वैल्यू को माइनस कर दिया। जब आप इसको माइनस करेंगे तो Cl से Cl कट जाएगा, Na से Na कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास क्या बचेगा, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब आपका यहाँ से रह जाएगा, वैल्यू रख दीजिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl 425.9 प्लस का एंड सोडियम एसीटेट 91 माइनस 126.4, इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 309.5 साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक न्यूमेरिकल आपको हम दिए दे रहे हैं, इसको आपको करना है, और इसमें हमने आपको दोनों हिंट और दे रखी हैं। अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो ये है और ए की वैल्यू जो आएगी वो ये है, पढ़े दे रहे हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मैथेनोइक एसिड इज 46.1
1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, के ए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इन दोनों की वैल्यू हम आपको दे चुके, यही आंसर आ जाता है तो सही होगा, और नहीं आता है तो उसको करने की दोबारा से कोशिश करें। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप कम से कम अपनी बुक में एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। थैंक यू।